राधे राधे सभी को पीपी स्टडी व्लॉग में। और आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर का डे है। और आज में वही डेली की बात ही सुबह सवेरे जल्दी उठना फर्स्ट जीत है जो मैं सबसे पहले जीतती हूँ, क्योंकि सबके अलार्म भरे जाते हैं। बहुत सारे लोग अलार्म भरते हैं और अलार्म बजता भी है, पर उसको वापस बंद कर कर और वो 2 घंटे बेशकीमती सुबह सवेरे के सोने में खो जाते हैं। तो ये उठना भी एक उपलब्धि मानिए। अगर हमें सोचना है ना पॉजिटिव, तो एक अच्छे टाइम पर उठना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जब हम डेली वही टाइम पर सोते हैं और वही समय पर उठना बहुत अच्छी है। स्टूडेंट की लाइफ है ना, एक मतलब उठना समय पर, उठना समय पर सोना और अपनी पढ़ाई के लिए बेहतरीन प्रयास करना स्टूडेंट की लाइफ है। अगर सिचुएशन ऊंच नीच हो जाती है, घर में सिचुएशन बहुत गंभीर हो, तो आप बशर्ते मतलब टाइम हो सकता है इधर उधर, पर उसको भी मैनेज करके करेंगे तो अच्छा फीडबैक आएगा, अच्छी आपकी। पर अगर आप बिना मतलब आप घर में 6-7 बजे उठ रहे हो और आपकी परीक्षा पास में है और बस रज़ाई में आप नींद ले रहे हो, तो इससे बड़ी कोई आपकी वो नहीं होगी। और हाँ, मैं घर में रहती हूँ तो 6 बजे के बाद बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर शराबा, और मुझे शांत माहौल जब सुबह का 1-2 घंटा मैं अपनी पढ़ाई स्टडी को देती हूँ, तो मैं अंदर से इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। और आज भी सवेरे सुबह जल्दी राज्यपाल के जो अभी तक पीवाई के क्वेश्चन हैं, तो उस क्वेश्चन में से लगा रही थी। और उसके बाद मैंने बनाई चाय, तो चाय बना लेती हूँ मैं। और अच्छी सुबह की शुरुआत एक बहुत अच्छे सिचुएशन से होती है, बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। हमारी गुड़िया है प्यारी सी, देखो कैसे इस प्रकार से खेलती है। और मतलब घर में रहकर पढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो इस वजह से मैं सुबह सवेरे 1-2 चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत पॉजिटिविटी आती है और दिन अच्छा जाता है। पॉजिटिविटी, ये देखो बाहर का वातावरण बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी सुबह होती है। सुबह सवेरे पक्षियों का चहकना, उगते हुए सूरज को देखना। उसके बाद मैं नहाकर आ जाती हूँ और सही टाइम पर नहा लेते हैं और अपने गोल के प्रति वापस हम लग जाते हैं। बेस्ट होती है सुबह की एनर्जी पावर। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया, और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हर डेली पढ़ती हूँ। और उसके बाद में पूरे घर में जैसे में तो पत्ती वगैरह, ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। और ये है हमारे घर में तुलसा जी, तो मैं इनको जल चढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद मैं डेली सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाती हूँ। और सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाने से हमें एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ, हमें बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। ये मैं वीडियो में नहीं बताया मैंने आज तक, आज पहली बार बता रही हूँ। मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ, तुलसा जी को जल चढ़ाती हूँ, तो आज मैंने पहली बार शूट किया है ये सब। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप भी अगर घर में रहते हो तो सूर्यदेव को जरूर जल चढ़ाइए। उसके बाद मैंने मंदिर जाकर फिर खाया खाना, और ये था कुछ बाहर का नेचर। मैं खा रही थी खाना, तभी आया एक बंदर हमारे घर पे। वो होता है वो ऊपर वाला एक छोटा सा बंदर। उसके बाद मैंने खाई खीरा। तो साइकोलॉजी में हमने थॉर्नडाइक वाला पार्ट पढ़ लिया था। थॉर्नडाइक ने जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। ये देखिए, हमने यहाँ से अधिगम वाला पार्ट स्टार्ट किया था, और इसको हमने एक वीडियो में सोल्व पढ़ाया था आपको मैंने। इस तरह से बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आपने एक भी बार अगर बुक से पढ़ रखा है, इनको समझ रखा है, तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएंगे। और जब भी आपकी एग्ज़ाम पास आती हैं तो इनका क्विकली आप रिवीजन कर सकते हो। बार बार रिवीजन अच्छे से हो जाएगा पूरा साइकोलॉजी का। तो ये मैंने पढ़ाई थे, और अगर आपको समझ में आए तभी आप कहना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ, हमें समझ में नहीं आता, तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी।
क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। और आप भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तो कमेंट में कहा था, मेरे को नाम एग्जैक्ट मालूम नहीं है पर नाम है लक्ष्मी रनकावत कुछ नाम है, उसने कमेंट में किया था कि आपने जो साइकोलॉजी पढ़ाई है मैंने एक दिन नहीं पढ़ाई थी तो उसे कंटिन्यू रखिए और साइकोलॉजी कंप्लीट करा दीजिए आपके नोट्स से। तो उसकी वजह से मैं साइकोलॉजी करवा रही हूँ, वरना मैं नहीं करवाती। तो अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो देख लेना, वरना इसको स्किप भी कर सकते हो। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, आज हम पढ़ेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और ये अधिगम का दूसरा सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत हैं इनके अन्य नाम हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो परंपरागत सिद्धांत कहते हैं इसको, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत कहते हैं, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत कहते हैं, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, प्रतिस्थापक सिद्धांत कहते हैं इसको, क्लासिकल सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, अनुक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपन साहचर्य सिद्धांत कहते हैं, एस अनुबंधन कहते हैं। जबकि एसआर सिद्धांत किसे कहते हैं? एसआर सिद्धांत कहते हैं थॉर्नडाइक को। और प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो होता है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, और एक संबंध प्रतिक्रिया, और एक क्लासिकल और एस अनुबंधन। इनको आप अच्छे से समझकर याद रखना। उसके बाद है प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन भी कहते हैं। और जो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है ये किसने दिया है? तो इसके प्रतिपादक हैं I.P. पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, जो रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, जो रूस के क्या हैं मनोविश्लेषणवादी हैं। और इनको 1904 में पाचन क्रिया के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सी क्रिया के लिए? 1904 में पाचन क्रिया के नोबेल पुरस्कार, पाचन क्रिया के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अनुबंधन के पिता कहते हैं इसको। अनुबंधन के पिता कौन? पावलोव। गोचर की शुरुआत किसने की? पावलोव ने। तो पावलोव जो हैं सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया को मानते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया है वो कुत्ते पर किया है। साहचर्य नियम पर आधारित होता है। जो साहचर्य है वो किस पर आधारित माना? इन्होंने नियम पर आधारित माना है। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान प्रतिक्रिया। तो अस्वाभाविक उद्दीपक किसे कहेंगे? घंटी बजाते हैं ना, घंटी को इसमें अस्वाभाविक उद्दीपक कहा गया है, और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को कहा गया है। उसी के समान प्रतिक्रिया करना अनुबंधित क्रिया है। यानी कि घंटी के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान, यानी जब घंटी बजाई जाती है तब भोजन के समान ही उसके प्रति वो अनुबंधित, यानी कि उसके मुंह से, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। तो अब ये आपको समझ आ जाएगा जो आप आगे पढ़ोगे। मूल उद्दीपक के प्रति जो क्रिया करता है, मूल उद्दीपक यानी भोजन, भोजन के प्रति जो क्रिया करता है वही क्रिया कृत्रिम उद्दीपक कौन? घंटी के प्रति भी अनुबंधन के कारण करने लगता है। जब अनुबंधन हो जाता है, जब घंटी और भोजन दिया जाता है तब वो कुत्ता लार टपकाने लगता है। और जब मतलब 10-15 दिन हो जाते हैं कंटिन्यू उसी आदत को फॉलो करते हैं, तो फिर बाद में जो घंटी बजाई जाती है और घंटी और भोजन के मध्य 4-5 सेकंड का जब अंतर डिफरेंस रखा जाता है तब वो घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती हैं। तो ये क्या होता है? अनुबंधन हो जाता है वहाँ पर। अब अनुबंधन से पूर्व की जो टाइम पीरियड है वो है, अनुबंधन से पूर्व की क्या सिचुएशन है? तो अनुबंधन से पूर्व UCS कहते हैं भोजन को। इसका फुल फॉर्म है अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि भोजन मूल उद्दीपक को माना जाता है। और भोजन के जो अन्य नाम हैं मूल उद्दीपक को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो स्वाभाविक उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक है। कौन सा? अनुबंधित। और ये कौन सा? अनुबंधित है, जबकि यह है अनुबंधित उद्दीपक। प्राकृतिक उद्दीपक कहते हैं इसको। और जो UCR है इसको कहते हैं अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी कि लार टपकना।
ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब लार टपकेगी तो प्रतिक्रिया है, इसको प्रतिक्रिया से याद रखिएगा। वहाँ पर स्वाभाविक तो यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर उद्दीपक आ जाएगा, यहाँ पर प्रतिक्रिया आ जाएगी, क्योंकि वो क्रिया करने लगता है, यानी कि उसके मुंह से लार टपक रही है तो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया। उसके बाद मूल प्रतिक्रिया, इसका नाम भी है, इसको मूल प्रतिक्रिया भी कहते हैं और इसको अनुबंधित क्रिया भी कहते हैं। और ये क्या है, अनुबंधित उद्दीपक। पूर्व का अर्थ है कि जब भोजन दिया जाता है, जब कुत्ते के सामने जब भोजन ले जाया जाता है तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना प्रारंभ हो जाता है। ये इस प्रकार है, अनुबंधन से पहले की स्टेज है ये। अब है अनुबंधन के समय। अनुबंधन के जो समय का, जब अनुबंधन हो जाता है तब घंटी बजाई जाती है और घंटी के 4-5 सेकंड बाद ही भोजन दिया जाता है और कुत्ता क्या टपकाता है, लार टपकाना। तो इनके हमने अन्य नाम वगैरह और सब पढ़ लिया था, अब हम घंटी के पढ़ेंगे। तो घंटी को कहते हैं कृत्रिम उद्दीपक, जबकि स्वाभाविक उद्दीपक कौन है, भोजन। घंटी को क्या कहते हैं, अनुबंधित उद्दीपक, जबकि भोजन को क्या कहते हैं, अननुबंधित उद्दीपक। घंटी को क्या कहते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक, जबकि भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक। घंटी को सहायक उद्दीपक भी कहा जाता है, क्योंकि सहायक उद्दीपक इसलिए है, ये स्वाभाविक उद्दीपक का क्या है, सहायक है, इसके साथ दिया जाता है। अब अनुबंधन के पश्चात की सिचुएशन। तो अनुबंधन के समय जब घंटी और भोजन साथ में दिया जाता है तो वो लार टपकाते हैं, तो ये है अनुबंधन। अब है अनुबंधन के पश्चात की स्टेज। घंटी यानी कि CS, घंटी को CS कहते हैं इंग्लिश में। घंटी को मतलब CS प्रतीक से दर्शाया है यहाँ पर, तो CS और लार टपकाना को CR। तो जब घंटी CS यानी कि CS और ये CR मतलब लार टपकाना, जब घंटी और घंटी बजाई जाती है तब कुत्ता क्या टपकाता है, लार टपकाता है। तो ये क्या है, संबंध प्रतिक्रिया, यानी कि अनुबंधित प्रतिक्रिया कर रहा है, संबंध प्रतिक्रिया कर रहा है, यानी कि वो लार टपका रहा है। कब, जब घंटी बजती है तो वो लार टपकाता है। फिर आता है UCS और UCR, जब उसको भोजन दिया जाता है तो वो लार टपकाता है। CS यानी कि जब घंटी और भोजन दोनों दिए जाते हैं साथ में तब भी वो क्या करता है, UCR यानी कि लार टपकाता है। और CS घंटी बजाई जाती है तब भी वो क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, यानी कि वो लार टपकाता है। तो देखिए, केवल घंटी पर लार टपकाना, ये केवल घंटी है CS और CR, तो केवल घंटी बजाई जाती है तो वो लार टपकाता है। तो इसको क्या कहते हैं, संबद्ध प्रतिक्रिया, इसको कहते हैं संबद्ध प्रतिक्रिया। और विलोपन क्या होता है, जब लगातार CS यानी कि घंटी को बजाया जाता है, उपस्थित किया जाता है और भोजन नहीं दिया जाता तो वो क्या करता है कि लार टपकाना बंद कर देता है। वो सोचता है घंटी बजा रहे हो, भोजन तो कुछ नहीं मिलेगा, तो वो अपनी लार को टपकाना बंद कर देता है कुछ दिनों के बाद। तो ये होता है विलोपन। विलोपन कब होता है, जब घंटी केवल बजाई जाती है, भोजन नहीं दिया जाता है कुछ दिनों तक। तो लगातार कंटिन्यूटी इस आदत को जो फॉलो करते हैं तो कुत्ता समझ जाता है और वो अपनी लार को टपकाना बंद कर देता है, तो ये होता है विलोपन। सहकालिक अनुबंधन। सहकालिक अनुबंधन यह होता है कि सहकाल मतलब सह यानी साथ में, काल यानी समय, तो साथ में यानी घंटी प्लस जब भोजन दिया जाता है तो उसको सहकालिक अनुबंधन कहा जाता है। विलंबित अनुबंधित यानी कि CS की यानी कि घंटी की, UCS यानी भोजन से शुरुआत, यानी कि शुरुआत में घंटी बजाई जाती है तो UCS से शुरुआत यानी कि भोजन से शुरुआत व अंत दोनों क्या होता है, पहले होता है। यानी कि घंटी पहले बजाई जाती है, भोजन उसके बाद दिया जाता है, तो शुरुआत भी पहले हो गई। और घंटी को यानी कि घंटी को बजाना भी पहले बंद कर दिया तो वो अंत दोनों पहले, तो ये इसको कहते हैं विलंबित अनुबंधन कहते हैं इसको। अब होता है अवशेष अनुबंधन। क्या है, तो अवशेष अनुबंधन है कि CS यानी कि घंटी और UCS यानी भोजन से पहले, जब भोजन से पहले
CS यानी कि घंटी और UCS यानी भोजन से पहले और समय का अंतराल रहता है, दोनों के बीच जो डिफरेंस रहता है समय का, उसको अवशेष अनुबंधन कहते हैं। पश्चगामी अनुबंधन किसे कहते हैं? तो पश्चगामी अनुबंधन कहते हैं जब भोजन को पहले दिया जाता है और घंटी से पहले दिया जाता है ना, CS यानी घंटी से पहले भोजन को दिया जाता है, तो इसको पश्चगामी अनुबंधन कहते हैं। और अवशेष अनुबंधन किसे कहते हैं? जब घंटी को भोजन से पहले बजाया जाता है। अब देखो प्रभावित कारक कौन कौन से हैं। उत्तेजकों का संबंध इसको प्रभावित करता है, उत्तेजकों की पुनरावृत्ति भी प्रभावित करती है, और नियंत्रित वातावरण प्रभावित करता है, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है, लिंग का प्रभाव भी प्रभावित करता है, बुद्धि का प्रभाव प्रभावित करता है, और विभेदीकरण, आयु, विलोप, सामान्यकरण व साचरे नियम का प्रभाव भी इसको प्रभावित करता है। इस सिद्धांत के प्रमुख नियम हैं। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रेरक का प्रभाव, उत्तेजकों का संबंध, उत्तेजकों की पुनरावृत्ति, नियंत्रित वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य, लिंग का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, विभेदीकरण, आयु, विलोप, सामान्य व साचरे नियम का प्रभाव। इस सिद्धांत के प्रमुख नियम हैं। उत्तेजन का नियम, CS + UCS। CS प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न करता है, CS क्या है? घंटी जो है प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न करती है, क्योंकि जब घंटी बजाई जाती है तो कुत्ता समझने लगता है कि अभी भोजन आएगा, तो उसके मुंह से लार टपकने लगती है। वो लार क्या है? उत्तेजना है। उत्तेजना उसको मतलब फीलिंग आती है, भोजन की फीलिंग आती है। अब है आंतरिक अवरोध का नियम। जो आंतरिक अवरोध का नियम है उसको कहते हैं विलोपन का नियम। यानी कि जब घंटी बार बार बजाई जाती है और उसको भोजन नहीं दिया जाता है, तो कुत्ता समझ जाता है कि अब भोजन नहीं आएगा, अब केवल घंटी ही बजाई जाएगी, तो वो लार टपकाना बंद करने लगता है, तो उसको विलोपन का नियम कहते हैं। अब आता है बाह्य अवरोध का नियम। बाह्य अवरोध का नियम है कि घंटी प्लस भोजन के मध्य अगर किसी गाड़ी की आवाज़ आ जाए, अगर किसी और कोई बैंड बाजे की आवाज़ आए, तो वो बाह्य अवरोध प्रकट करता है, इसलिए बाह्य अवरोध का नियम कहते हैं। उद्दीपक सामान्यीकरण, यानी कि मूल उद्दीपक कौन? भोजन के प्रति की जाने वाली क्रिया अन्य उद्दीपक के प्रति भी वही, किसके प्रति? जैसे घंटी के प्रति भी वही करता है, उसको कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। यानी कि घंटी बजाने पर जब कुत्ता लार टपकाने लगता है, तो मूल उद्दीपक के समान जो क्रिया करता है, वही घंटी के समान जो क्रिया करता है, वही उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। विभेदन क्या है? मूल उद्दीपक यानी कि भोजन व अन्य समान में अंतर करना, ये क्या है? विभेद। यानी कि वो घंटी में और भोजन में जब वो अंतर करने लगता है तो विभेदन कहते हैं। उच्च कोटि अनुबंधन कहते हैं किसे हैं? तो बार बार जब घंटी भोजन से पहले दिया जाता है, जब 4 से 5 सेकंड का डिफरेंस होता है दोनों के मध्य, तो बार बार जब घंटी भोजन से पहले दिया जाता है और वो रोशनी जलते ही होने लगती है, यानी कि रोशनी जलाई जाती है, घंटी बजाई जाती है और उसके 4-5 सेकंड बाद भोजन दिया जाता है, तो जैसे ही रोशनी जलाई जाती है तो कुत्ता समझने लगता है, और कुत्ता जब से ही लार टपकाने लग जाता है तो उससे उच्च कोटि का अनुबंधन कहते हैं। स्वतः पुनर्लाभ है विलोपन के कुछ समय बाद जब पुनः CS दिया जाता है, यानी कि विलोपन हो गया, 10 से 15 दिन निकल गए आराम से, फिर उसके बाद पुनः यानी कि एक बार फिर वापस घंटी बजाई जाती है, तो चीज़ों को भूल जाता है कि हमें भोजन नहीं मिलेगा, फिर से वो वही लार टपकाना आरंभ कर देता है कि हमें भोजन मिलेगा, तो ये स्वतः पुनर्लाभ कहते हैं इसको। पुनर्बलन क्या है? इसमें भोजन है। आभासी अनुबंधन क्या है? पूर्व अनुभव के कारण, यानी कि पूर्व अनुभव क्या था कि वो घंटी बजाई जाती थी, भोजन दिया जाता था, तो वो लार टपकाता था, तो ये आभासी अनुबंधन है। पूर्व अनुभव के कारण अपने आप प्रतिक्रिया क्या होती है? शुरू हो जाती है। विशेषताएं क्या हैं? विशिष्ट केवल उद्दीपन से उत्पन्न होता है, स्थायी होता है, संपूर्णता पर आधारित माना गया है, अनुबंधन अनुक्रिया बच्चों में जल्दी होती है, समूह निर्माण में उपयोगी है, बुरी आदतों को दूर करने में उपयोगी है, आदतों के निर्माण में उपयोगी है। इसी सिद्धांत पर वाटसन ने खरगोश और बच्चे पर प्रयोग किया, अल्बर्ट, उसका बच्चा कौन था? अल्बर्ट पर प्रयोग किया, खरगोश पर प्रयोग किया। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, साइकोलॉजी का इतना ही पार्ट पढ़ेंगे और कल के व्लॉग में पढ़ेंगे प्रबलन सिद्धांत।
और अगर आपको ये मैंने जो पढ़ा है अगर समझ में आए तब कमेंट में करना, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में मना कर देना, मैं नहीं पढ़ाऊँगी साइकोलॉजी। ये येलो वाला कलर है। छवि आज स्कूल जाओगे ना आप? कितने बाल है आज? कितने बाल है आज? क्या है? आज कितने बाल है? आज कितनी बार है? आज शुक्रवार है, फ्राइडे। शुक्रवार। क्या पता जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाओगे क्या आप? देखेंगे तो नहीं। ये कैसा कलर है? ऑरेंज वाला। यहाँ पे आलू की सब्जी, यहाँ पे भिंडी की सब्जी। हमारे रीट मेंस के सिलेबस में आरटी 2009, आरटी 2011 और न्यू पॉलिसी 2020 हैं। तो उसमें से आज हम पढ़ेंगे आरटी 2011 जो राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। आरटीई 2009 की धारा 38 दी गई संशोधन की शक्तियों का प्रयोग कर राजस्थान में इसे लागू किया। इसकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को आई। पत्रिका में प्रकाशन हुआ एक दिन बाद यानी कि 30 मार्च 2011 को। ये अधिसूचना वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसकी आप याद कर लेना। फिर लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2011 को। अध्याय कितने हैं इसमें? 10 अध्याय हैं और नियम 29 नियम हैं। नियम 1 में संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ है। किसका संक्षिप्त नाम है? आरटी 2011 का संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। किसी भी चीज़ की जो नींव होती है वो प्रसार, आरंभ, संक्षिप्त नाम वगैरह से होती है, तो इसका नियम 1 में है। फिर आता है अध्याय 1 में नियम 2 है। तो अध्याय 1 में जो नियम 2 है तो उसमें दी गई है परिभाषाएं। किस किस की परिभाषाएं हैं? निदेशक की, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की, प्रबंधन समिति की, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय आदि की परिभाषा दी गई है नियम 2 में और अध्याय 1 में। फिर आता है अध्याय 2। अध्याय 2 में नियम 3 से 5 तक हैं। नियम कह दो या धारा कह दो, पर आरटी 2011 में नियमों धारा को नियम बोला गया है तो यहाँ पर सॉरी नियम कर लेना आप। तो नियम या धारा, तो धारा 3 में विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना और कृत्य, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी की संरचना और कृत्य हैं। धारा 4 में एसएमसी की कार्यकारी समिति है और धारा 5 में विद्यालय विकास योजना है जो 3 वर्षीय योजना जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएँ होगी। तो अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 2 में नियम 3 से 5 तक है। 3 में क्या है? एसएमसी की संरचना। जो 4 में है, धारा 4 में है एसएमसी की कार्यकारी समिति और धारा 5 में है विद्यालय विकास योजना। फिर आता है अध्याय 3 में नियम 6 है, 3 और 6। तो अध्याय 3 में नियम कौन सा है? 6। तो धारा 6 में छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण या ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया गया है। तो अध्याय 3 और धारा 6 में क्या है? छात्रों के लिए विशेष प्रावधान, प्रशिक्षण, ब्रिज कोर्स आदि। अध्याय 4 में है नियम 7, 8 और 9। तो धारा 7 में आसपास का क्षेत्र यानी कि विद्यालय की लिमिट यानी कि सीमाएं, जहां उस क्षेत्र का जो आसपास है वो उसकी विद्यालय की सीमाएं आती हैं इसमें। धारा 8 में राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार के दायित्व आ जाएंगे और धारा 9 में स्थानीय प्राधिकार के द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना, बालकों के अभिलेख आ जाएंगे इसमें धारा 9 में। और धारा 8 में राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकार के दायित्व और धारा 7 में विद्यालय सीमाएं। फिर आती है अध्याय 5, धारा 10 से और 15 तक। धारा 10 से 15 तक है अध्याय 5 में। अध्याय 10 में क्या है? दुर्बल वर्ग के बच्चों को 25% सीटों पर प्रवेश दिलाना।
धारा 11 में क्या है, राज्य सरकार के द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। तो क्या जाएगा इसमें, प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। धारा 12 में आयु प्रमाणीकरण संबंधी दस्तावेजों का विकल्प दिए गए हैं। धारा 13 में विकल्प मतलब जैसे अगर आपका आधार कार्ड हो तो चलेगा, वरना आपका जन्म तिथि कार्ड है वो चलेगा, और आपका जो अस्पताल में जो रजिस्टर है वो, या फिर आंगनबाड़ी वाला रजिस्टर, तो उसमें आयु प्रमाणीकरण के संबंधी दस्तावेज विकल्प होंगे। तो धारा 13 में क्या है, प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि कितनी माह है, 6 माह है। और धारा 14 में विद्यालयों की मान्यता संबंधी प्रावधान देने का है। मान्यता संबंधी प्रावधान क्या है, देने का प्रावधान है इसमें। और धारा 15 में मान्यता वापसी लेने का, मान्यता वापसी संबंधी प्रावधान है, यानी कि मान्यता धारा 14 में मान्यता देंगे, धारा 15 में मान्यता वापस लेंगे। तो इस प्रकार से याद कर सकते हो कि अध्याय के 5 में 10 से 15 याद रह जाएगा, क्योंकि 5 का डबल 10। उसी प्रकार 3 का डबल क्या होता है, 6। तो धारा 3 में था 6 और धारा 4 में क्या था, 7, 8 और 9। इसे याद कर लो। फिर अध्याय 5 में 10 से 15 तक याद हो जाएगा। फिर धारा 10 में दुर्बल वर्ग के बच्चों को 25% सीटों पर प्रवेश मिलेगा। धारा 11 में हो जाएगा प्रतिबालक व्यय की प्रतिपूर्ति। धारा 12 में आयु प्रमाणीकरण संबंधी दस्तावेज का विकल्प होंगे। और धारा 13 में प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि 6 माह है। और धारा 14 में विद्यालयों को मान्यता संबंधी देने का प्रावधान। धारा 15 में दोनों 14-15 क्या है, दोनों के विपरीत हैं। 14 मान्यता संबंधी देने का प्रावधान है, और धारा 15 में मान्यता संबंधी वापस लेने का प्रावधान है। अब आ जाएगा अध्याय शिक्षा धारा। अब 6 का भी क्या हो, 10 जोड़ दो, यानी कि 6 से छोड़ा, 6 से 16, 6 से 16। अध्याय 6 से धारा 16 से 21। तो धारा 16 में क्या है, विद्यालय संबंधी न्यूनतम अर्हताएं। विद्यालय संबंधी न्यूनतम अर्हताएं यानी कि शर्तें। तो धारा 16 में ही विद्यालय संबंधी न्यूनतम अर्हताएं। अर्हताएं का अर्थ होता है शर्तें। क्या कहते हैं, अर्हताओं को कहते हैं शर्तें। धारा 17 में है न्यूनतम अर्हता शिथिलीकरण। तो विद्यालय संबंधी न्यूनतम अर्हताएं 16 में आ गई, और न्यूनतम जो अर्हताएं यानी कि शर्तें हैं उनका शिथिलीकरण आ गया। शिथिलीकरण 17, स से 17, स से शिथिलीकरण। धारा 18 में न्यूनतम अर्हताओं को अर्जित किया जाना। जो न्यूनतम शर्तें हैं उनको क्या करना, अर्जित करना। जैसे भी कुछ जो कम से भी कम जो शर्तें होती हैं विद्यालय की, उनको अर्जित करना। विद्यालय में अगर खेलने का मैदान नहीं हो तो मैदान होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे से बोर्ड्स वगैरह होना चाहिए, सब कुछ सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए विद्यालय में। तो इससे संबंधित है ये। वो धारा 19 में है अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा संबंधी प्रावधान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करो चाहे मत करो, लेकिन इनको याद जरूर करना इन तीनों को। धारा 19 में क्या है, अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा संबंधी प्रावधान। धारा 20 में है अध्यापकों के कर्तव्य। तो अध्यापकों को वेतन पहले मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले क्या चाहिए, सबको वेतन चाहिए, भत्ते चाहिए, उसके बाद वो अपना कर्तव्य निभाएंगे। तो कर्तव्य निभाएंगे वे आ जाएंगे। धारा 21 में ही छात्र शिक्षक अनुपात। तो छात्र शिक्षक अनुपात है धारा 21 में। छात्र शिक्षक अनुपात वही अनुपात होता है 30:1, 30 पर 1 टीचर होता है। अध्याय 7 में क्या है, धारा 22 से 23 है। अध्याय 7 में धारा 22 से 23 है। धारा 22 में है शैक्षणिक प्राधिकारी के द्वारा पाठ्यचर्या निर्माण संबंधी। धारा 23 में है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी करना। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 8वीं तक की पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी करना। और अध्याय 8 में है धारा 24 से 25। 24 में आ जाएगी धारा 24 में क्या आएंगे, अध्यापकों की शिकायत निवारण। धारा 25 में आ जाएगी अभिभावकों की शिकायत निवारण। अध्याय 9 में जो है, अध्याय 9 में धारा 26 से 28 आएगी। और धारा 26 से 28 जो है, धारा 26 में आ जाएगी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्यों का निर्वहन। और 27 में आ जाएगा राज्य बाल अधिकार परिवाद यानी कि अपील करने का तरीका प्रस्तुत करने का। धारा 28 में आ जाएगा राज्य सलाहकार परित निवारण। तो धारा 8 में क्या है, शिकायतें हैं अध्यापकों की पहले, फिर बाद में अभिभावकों की। धारा 9 में है अध्याय 9 में क्या है, धारा 26 से 28 तक है। और 26 में है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्यों का निर्वहन। 27 में है राज्य बाल अधिकार परिवाद प्रस्तुत करने का तरीका यानी कि अपील करने का तरीका। और धारा 28 में है राज्य सलाहकार परिषद का गठन व कृत्य। फिर अध्याय 10 में है धारा 29 में है नियमों संबंधी शंकाओं, जो डाउट्स हैं उनका निवारण किया जाएगा।
अध्याय 10 और धारा 29 में नियमों संबंधी शंकाओं का निवारण। तो धारा 29 है इसमें, अध्याय 10 है, तो हो गए कंप्लीट। तो आप बोल रहे हो ना कि इतने बहुत है क्या, तो भाई एग्ज़ाम में कोई यहाँ से डीपली क्वेश्चन मतलब ऐसे ही पूछा जाएगा कि आपकी धारा एसएमसी का गठन कौन सी धारा में है, तो एसएमसी का गठन की संरचना वगैरह धारा 3 में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होकर आएगा, पूछ ली जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि धारा 7 में क्या है, तो धारा 7 में है विद्यालय की सीमाएं, लिमिट्स वगैरह। और अधिसूचना कब आई, RT 2011 की, तो 29 मार्च 2011 को। लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2011 को। कितने अध्याय हैं, 10। नियम कितने हैं, 29। तो इस प्रकार से अगर आपको क्विकली रिवीजन करना है तो इस प्रकार से करना, मतलब वापस जो मैंने पढ़ाया है उनका मैं रिवीजन करवा रही हूँ आपको। तो ये 38 का संशोधन है, अधिसूचना 29 मार्च 2011 को, पत्रिका में इम्पोर्टेंट। लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को। अध्याय 10 है, नियम 29। नियम 1 में संसद नाम प्रसार और ये निदेशक प्रारंभ भरपा से आ जाएगी अध्याय 1 में। अध्याय 2 में है एसएमसी का गठन, एसएमसी कार्यकारी समिति 4 में, और विद्यालय विकास योजना धारा 5 में। फिर आ जाएगा अध्याय 3 में, 3 का शिक्षक कर दो धारा 6 में, विद्यालय के विशेष प्रावधान, ब्रिज कोष वगैरह। अध्याय 4 में 7 में आ जाएगा विद्यालय की सीमाएं, 8 में आ जाएगी राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकार के दायित्व में, धारा 9 में आ जाएंगे बालकों के अभिलेखों का रखा जाना। फिर आ जाएगा अध्याय 5, धारा 10 से 15, दुर्बल वर्गों के बच्चों को 25% सीटों पर प्रवेश, धारा 10 में। धारा 11 में प्रतिपालक व्यय की प्रतिपूर्ति, धारा 12 में आयु प्रमाणीकरण संबंधी दस्तावेज, धारा 13 में प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि 6 माह, 14 में जाएंगे विद्यालय की मान्यता संबंधी देने का प्रावधान, 15 में वापस लेने का प्रावधान, और अध्याय 6 में विद्यालय संबंधी न्यूनतम अर्हताएं यानी कि शर्तें। फिर शिथिलीकरण आ जाएगा 17 में। 18 में आ जाएगा अर्जित किया जाना न्यूनतम अर्हताओं को, जो शर्तें हैं। फिर 19-20 अध्यापकों के वेतन भत्ते, 19-20 जो है RT 2011 की, वो अध्यापकों से रिलेटेड है। धारा 21 में छात्र शिक्षक अनुपात। अध्याय 7-22 में है शैक्षणिक प्राधिकारी के द्वारा पाठ्यचर्या निर्माण संबंधी। 23 में है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी करना। अध्याय 8 में है 24 में अध्यापकों की शिकायत, 25 में अभिभावकों की शिकायत, और 26 में है अध्याय 9 के 26 में है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 27 में है अधिकारों का संरक्षण आयोग में अपील करने का प्रावधान। राज्य सलाहकार परिषद का गठन 28 में। 29 में नियमों शंकाओं का डाउट्स जो हैं, जो भी शंकाएं हैं उनका निवारण होगा। इस प्रकार से पूरा RT कंप्लीट है और क्वेश्चन पुटअप होकर इन्हीं में से आएगा। ये बेस्ट है, ये बिल्कुल आपको जब एग्ज़ाम में इतना बढ़िया जाओगे ना एक एक टॉपिक से, तो बहुत सारा मैटर हो जाता है। और ये मैटर याद कर पाना, यही मैटर याद हो जाएगा ना, तो एग्ज़ाम में आपका बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो आपको जो मैंने पढ़ाया है वो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं बस पोस्ट वगैरह डाल दूँगी, मैं पढ़ाऊँगी नहीं व्लॉग में। तो बस आज के लिए इतना ही।